नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग सतत रूप से पुनरावृत्ति करते हुए बारंबार इस सीरीज को देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपने किस तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग अपने अंदर की है। आप 90 दिन 3 महीने की जो आपका ड्यूरेशन है उसको आप कवर करिए, उसमें आप खुद देखेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे कि आपके अंदर क्या एनहांसमेंट हुआ है। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है जिसका नाम @ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है, चैनल के नाम से ही, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग। आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन डे के रेफरेंस में यहां पर पुट किया गया है, रखा गया है, जो आपका सीधा सीधा ये जो है आपका क्यों है जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, है ना, उनके मतलब जयंती के उपलक्ष्य में ये शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जीएस पेपर 1 में जहां पर आप मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से, है ना, 18वीं सदी के लगभग मध्य से का मतलब यह है कि 1750 से लेके आज तक का जो आपका समय है उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं हैं और जो पर्सनालिटीज हैं उनको हमको पढ़ना है। तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक वहां के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमको यहां पर क्या देखने की जरूरत है कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है, वो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो इस बार जो है द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नेशनल एजुकेशन डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए कि किसके द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये जानने की जरूरत है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और 11 नवंबर को मनाया जाता है ना। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से। तो किसकी जयंती पर? तो अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। और ये आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सबसे युवा अध्यक्ष होने का भी जो खिताब है वो इन्हीं के नाम पर है। कई सारी जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और उनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये स्वतंत्र भारत के, जब हमारा भारत देश 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है उसके द्वारा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को सोवरेन बनाती है, संप्रभु बना देती है, ठीक है ना, और हमको स्वतंत्र कर देती है, 2 डोमिनियन के रूप में वहां पर जो है विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान के रूप में। तब जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चीजें वही लिखी है जो मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप स्लाइड को पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इनके द्वारा ये भी है कि क्या क्या अचीवमेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल सी है, ये आप लोगों को सबको पता भी होगा कि आपके बहुत ज्यादा विद्वान थे। उसके अलावा ये फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो उसके जो है सीनियर जो मेंबर्स थे उनके रूप में, उन तरीके के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, हर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उसके बारे में हम ये बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद इनका एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे वगैरह में भी आप इनको कोट कर सकते हैं। इन्होंने अपने जो इनका मतलब टेन्योर था एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, तो जब ये अपने कार्य पे थे तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी, जैसे आप अभी पॉलिसीज देखते हैं उसी दौरान जो है इन्होंने वहां पर आज की जो आप शिक्षा की जो भी प्रणाली देख रहे हैं उसका जो प्रस्फुटन है, जो उसकी सीडिंग है, जो उसका मतलब जहां से उसका बीज प्रस्फुटन हुआ है वो आपका वहीं
से देखने को मिलता है। उसके बाद इनका जो टारगेट था वो यही था जो आप आज देखते हैं आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में, जो आपका 86th अमेंडमेंट से लाया गया है कि सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को ये बोलते थे कि भैया फ्री करना चाहिए, और जो एक्सेसिबिलिटी, वही बात आ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी दोनों चीजें, और अवेलेबिलिटी, पहले तो अवेलेबल हो कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है, उसके बाद उसकी एक्सेसिबिलिटी, लोगों के पास उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उतनी उनकी पर कैपिटा इनकम हो कि उस प्रोडक्ट को वो जो है यूज कर पाए, और तीसरी चीज क्या कि सुलभता, उसमें समानता, इंक्लूजन, है ना, ये सब चीजें आप लोग देखते होंगे। और इसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट जो इनको मतलब अवार्ड वगैरह दिया गया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1992 में इनको आफ्टर मतलब जब इनका शरीर शांत हो गया, कहने का मतलब जब मतलब इनको जो है इनको मरणोपरांत जो है 1992 में जब एलपीजी लागू होता है उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो है 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा जो आप आईआईटीज के जो आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो आपका यूजीसी था जिसको स्क्रैप कर दिया गया, अब आप लोगों को पता है ना, कि उसके स्थान पर जो है नया प्रावधान लाया गया है, नेशनल हेल्थ जो आपकी नेशनल जो आपकी न्यू जो आपकी एजुकेशन पॉलिसीज है, आप लोगों ने टीएसआर सुब्रमण्यम जी की जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो जरूर पढ़िएगा, उन्हीं के जो पॉइंट्स हैं वही कंटिन्यूएशन में आज की पॉलिसीज में एम्बेडेड करती है गवर्नमेंट, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो यूजीसी की नींव रखने में और आईआईटीज वगैरह को स्टेबल करने में, एस्टैब्लिश करने में इन्होंने अपना जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रोल जो है वहां पर निभाया था, अग्रणी भूमिका वहां पर निभाई थी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट में इनकी क्या भूमिका रही है, देखिए वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, इसको आप देख जाइएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने हमारे यहां राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके की भूमिका दी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है, ठीक है ना। तो कल्चरल एस्पेक्ट में यहां पर बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द लैक ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स इन एजुकेशनल सिस्टम, आज क्या है, आज हम बात करते हैं कि एथिक्स और मॉरलिटी जो है आपकी उसका डिक्लिनेशन देखा जा रहा है, वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही। कारण क्या है कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें होता क्या है कि मॉनेटरी टर्म्स, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाना है, और कमाने के लिए जो है वहां पर जो है मींस और जो आपका क्या होता है, जैसे साध्य और साधन होता है आपका, है ना, तो मींस और मोड, तो जो साध्य है आपका, ठीक है ना, वो आपका अगर पवित्र है भी, तो साधन अगर अपवित्र हो जाता है तो वो करप्शन के फेज में चला जाता है। इस तरीके से आप फोर्थ पेपर में एथिक्स में इस चीज को यूज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बुक्स में नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, एथिक्स वगैरह का जो पेपर है ना, वो बुक्स से पढ़ के मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता, ये रेगुलर आप देख लीजिए, है ना, रिजल्ट के साथ। यूपीएससी की बात कर रहा हूं, स्पेशली यूपीएससी के मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और उसी तरीके से आप यूपीपीसीएस वगैरह भी मेंस ले रहे हैं, तो सबका स्तर जो है एक जैसा हो रहा है, तो आप लोगों को इस मतलब तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बताया गया है कि इन्होंने फिर भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षण करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, जो आप इंडियन आर्ट के लिए जो आपका देखते हैं ना डेडिकेटेड जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जैसे संगीत नाटक, जो आपका संगीत नाट्य जिसको अकेडमी बोलते हैं आप, तो 1953 में, उसके अलावा साहित्य अकेडमी है आपका, है ना, तो वो जो है आपका क्या है 1954 में उसकी स्थापना, और ललित कला जो आपकी अकेडमी है 1954 में। तो ऐसे जो भी प्रोमिनेंट आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट में इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा अग्रणी जो है योगदान दिया था। नॉर्मल सी चीज है, फैक्चुअल जानकारी है, इसको देख जाइएगा। उसके बाद जो यहां पर यही बताया जा रहा है कि 1992 में इनको फिर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। इसके बाद ये जो नेशनल मूवमेंट में इनकी भूमिका है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज फैक्चुअल चीज है, इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जो वीकली आती थी आपकी, है ना, तो 1912 में, ये 1912 का कौन सा दौर है हिस्ट्री में, बताइए क्या हुआ था, दिल्ली दरबार वगैरह हो रहा था, जॉर्ज पंचम मैरी वगैरह आए थे, कैपिटल जो है आपकी वापस से शिफ्ट की जा रही थी, बंगाल विभाजन का रद्द का फैसला, ये सब चीजें ना तुरंत याद आनी चाहिए टॉपिक देख के, तभी करंट पढ़ने का मतलब है, वरना न्यूज पढ़ लिया हमने और उसको कनेक्ट नहीं किया कोर्स से, तो आप समझ लीजिए कि 100 में से 1% भी फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पर 1912 में जो इन्होंने एक मैगजीन जो है निकाली थी वो उर्दू लैंग्वेज में, उसका नाम था अल हिलाल। डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप कॉर्नर रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपका मॉर्लेमेंटो जो आपका सुधार था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक्ट आते हैं, 1909 जिसको मॉर्लेमेंटो बोला जाता है, 1919 का जिसको आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है, देन लास्टली फिर 1935 का जो आपका एक्ट आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1909 वाला, यहीं से आपका क्या जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो आपकी व्यवस्था है, पृथक जो निर्वाचक मंडल, कहने का मतलब जो यहां से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आपका एक किस तरीके का मतलब विष भरने का जो काम किया इन्होंने, है ना, उनके बीच में जो फूट डालो, क्या डिवाइड एंड रूल जो है वो सिखा के गए थे, हमारे यहां भी अभी वही चल रहा है कंटिन्यूएशन। आप इस चीज को आज भी जो है कंटेम्पररी इश्यूज से कोरिलेट करके देखिए, आज क्या हो रहा हो, तो वही चीजें रही ना, हमने ब्रिटिशर से यही तो सीख लिया, अच्छी चीजें
तो सीखी नहीं हमने, ये सीख लिया है। उनके यहाँ अपने तो यहाँ कोई खून खराबा और क्रांति वगैरह होती नहीं है, उनके यहाँ तो सत्ता परिवर्तन भी, क्रांति होगी इंग्लैंड में तो उसको बोला भी जाता है गुलाबी क्रांति, कारण या किसी भी तरीके का जो है वहां पर जो है वो कोई खून खराबा वगैरह नहीं होता। बहुत सॉफ्टली जो है वहां पर पावर जो है वो क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है ना। मोनार्की से फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पर मोनार्की बना दी जाती है। मैं ये इतनी सारी चीजें इसलिए रिलेट करता हूं यहां पर कि अगर कोई नया व्यक्ति सुन रहा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। इस तरीके से हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमको कनेक्ट करने की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करना है ना, क्योंकि स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है ना। कुछ घटनाएं तो बदलती नहीं, तो उनमें और एक आईएएस में क्या फर्क होगा, है ना, एक आईएएस आईपीएस एक सिविल सर्वेंट्स में क्या क्या मतलब फर्क होगा उसमें, यही चीज हमको जो है यहां पर कैप्चर करनी। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जब मॉरले मिंटो आपका सुधार हुआ तो उसके बाद जब दोनों कम्युनिटीज के बीच जो आपकी नफरतें जो है आपकी बढ़ गई, है ना, जो हार्मनी थी आपकी सोसाइटी के अंतर्गत, जो सोशल हार्मनी जिसको सौहार्दता बोलते हैं आप लोग, वो खत्म हो गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी जो है वहां पर जो कार्यवाहियां की, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर अपना रोल जो है वहां पर निभाया, इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उसके अलावा इन्होंने अल हिलाल के लिए जो आपकी अलगाववादी विचारधारा को फैलाने वाला मानते हुए फिर इन्होंने क्या किया कि 1914 में उसको बैन भी कर दिया था, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि असहयोग जो आपका आंदोलन था गांधी जी का, जो आप देखते हैं, है ना, देखिए गांधी जी 1915 में आएंगे भारत, उसके बाद आप केक पढ़ते होंगे, चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है ना, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका क्या है, असहयोग आंदोलन है, उसके बाद सीडीएम आएगा आपका 1930 वाला। तो जो आपका 1920 वाला जो असहयोग आंदोलन है आपका, तो उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। उसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1920 में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो 1923 में इनको पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और ये आपके सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के जो है खिताब जो है इनको ही मिला है, ये फैक्चुअल जानकारी है। उसके बाद 1940 में ये फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, और उस समय फिर कोई और नहीं बना, तो काफी लंबा टेन्योर रहा इनका लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सब देख जाइएगा, यही चीजें लिखी गई है। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट वाली चीजें यहां पर वो सेक्युलरिज्म है, ठीक है ना, सेक्युलरिज्म है। हिंदी में जब हम लिखते हैं तो इसको धर्मनिरपेक्षता लिखते हैं, दरअसल इसका लिटरल मीनिंग जो है वो पंथ निरपेक्षता है। क्या है, क्योंकि दो तरीके की आपकी सेक्युलरिज्म होती है। एक वेस्ट साइड की जो आपकी मतलब फ्रांस वगैरह को ले लीजिए तो बिल्कुल रिजिड है वहां की जो सेक्युलरिज्म है, बिल्कुल स्टेट का कोई जो है इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन जब इंडिया में आप सेक्युलरिज्म को देखेंगे तो आर्टिकल 25 से जब आप 28 के बीच में देखेंगे तो जो वहां पर सॉफ्ट है, कहने का मतलब ये कि जहां पर भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इस तरीके की चीजों को नेगेटिवली अगर वहां पर इंपैक्ट किया जा रहा है तो स्टेट वहां पर इंटरवेंशन करता भी है रैशनल तरीके से, ठीक है ना। जुडिशियो पैपिज्म वगैरह आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे आप देखते नहीं, सेक्युलरिज्म को लेके मुद्दे ही तो हैं, बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आते हैं। कॉमन सिविल कोड भी जो है उसी से रिलेटेड है। तो आज का मेंस का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है आपका, कि पंथ निरपेक्षता जो है, पंथ निरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान में जो पंथ निरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म लिया गया है वो वेस्ट की सेक्युलरिज्म से किस तरीके से भिन्न है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढेगा मत, अगर आप कहीं से भी मिल जाए, ये आप नेट से पढ़िए, विकिपीडिया से पढ़िए, देखिए किताबों में परेशान मत होइए, ठीक है ना। इसको हमको पढ़ना है, आप जो है आर्टिकल कोई भी पढ़िए उसको और सिर्फ राइट डाउन करिए, उसके बाद ज्यादा होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जो चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं आप लोगों को यहीं पर उसको एलाबोरेट करूंगा। और देखिए दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं, देखिए मैं सबका आंसर पढ़ता हूं, अभी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो मैं अकेले कैसे पढ़ पाऊंगा उसको, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से सेपरेट लेके आऊंगा थोड़ी देर का, जिसमें मैं मॉडल आंसर बताऊंगा, वही क्वेश्चन जो मैंने बार बार बोला है कि किस तरीके से जो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो आपका संसदीय लोकतंत्र है उसको किस तरीके से एम्पावर करती, क्या उनकी जो इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो वो क्वेश्चन मैंने दिया है, 2-3 दिन हो गया है, काफी सारे लोगों ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसी को डिक्टेट कर दूंगा, तो आप उसी तरीके से लिखते चलिए। देखिए लिखने का एक साइंस है, आप जितना प्रैक्टिस करते चलेंगे ना उसमें निखार आता जाएगा। कोई इसमें जो है इंस्टेंटेनियसली इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप विश्वास करके एक बार करके देखिए, 3 से 4 महीने मेरे साथ आंसर राइटिंग, आप 4 महीने बाद खुद बताएंगे कि आपको कितना कंफर्ट मतलब जो है फील हो रहा है। प्री भी इसी के अंतर्गत ही हो जाता है, कुछ फैक्चुअल जानकारी हमको प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे, यहां पर देखेंगे हम कि ये जो है आपका सेक्युलरिज्म के बारे में इन्होंने क्या जो है कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहली चीज जो इनकी अपनी मान्यता थी, इनका कहना यह था
कि जो धर्म है, जो सारे रिलीजन्स है जो आपके, उनके अगर आप कोर वैल्यूज को देखोगे, और बिल्कुल सही बात है, कोई भी धर्म देखिए उसकी कोर वैल्यू, दो चीजें होती है, एक कोर होती है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो अब बाहर में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो आपका, चाहे क्रिश्चियंस का अपना चर्च वगैरह हो, आप देखिए बाहर में भी जो है अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उसको बनाने का साइंस एक ही है कि उसके बीच में जो गुंबद होता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का एक्युमुलेशन होता है। तो कोई भी व्यक्ति जाता है तो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। इसको मैं डायरेक्टली वो बोलता हूं एस्ट्रोफिजिक्स बोलता हूं, क्वांटम फिजिक्स बोलता हूं इसको, ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है कि आपका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है, इसमें डिफर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के बारे में ये बोलते थे कि कोर वैल्यू, लेकिन आप देखिए कि सब धर्म सिखाते क्या है, नैतिकता से रहो, पाप मत करो, ये सब यही चीजें तो हमको एथिक्स में पढ़नी है। धर्म अलग हो गया, लेकिन धर्म बनाया क्यों गया था समाज में, आप वो सोचिए ना। जब धर्म आता है, आप वैदिक एरा से उसको कनेक्ट करिए एंशिएंट हिस्ट्री से, कोई सब्जेक्ट अलग नहीं होता, उस तरीके से देखिए। तो इनका मानना था कि जो धर्म के जो आपके कोर वैल्यूज है वो तो सारी आपकी कम्युनिटीज उनके लिए सेम है, सिर्फ बाह्य जो चीजें हैं और अपने जो स्वार्थ के लिए लोग जो है इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, जो जनरल वैल्यूज हैं आपकी किसकी, रिलीजन की, वो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। और याद रखिए कि एथिक्स का जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसका पीरियड सबसे लास्ट होता है, और मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूं कि उस पीरियड को हम लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। और आज की डेट में जब यूपीएससी में 4th पेपर में उसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो पढ़ना पड़ रहा है ना। तो हम अपने एटीट्यूड को देखें कि जब हमको जैसी चीज की जरूरत होती है हम वैसा काम करते हैं। तो नैतिकता के लिए यह बोला जाता है कि जो नैतिकता होती है ना वो ऑफिस में नहीं पता चलती, जिससे आप फॉर्मल होते, जब आप अकेले होते हैं ना तो असली नैतिकता का जो है परिचय वहां होता है। इस संदर्भ में आप गांधी जी को लेकर चलिएगा, वो बोलते हैं कि भैया साध्य और साधन दो है, दोनों पवित्र होने चाहिए। वही मैं भी बोलता हूं कि अगर साधन आपका पवित्र है, रास्ता आपका सही है, तो कभी जो वो रास्ता आपको कहीं भी ले जाए, मंजिल तो कुछ होती ही नहीं है लाइफ में, आपको कहां जाना है, क्या करना है आपको पता ही नहीं। अभी यूपीएससी आपने कर लिया, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, आपको बहुत सारा कंपटीशन, बहुत आगे की चीजें हैं ये सब, है ना। तो बिल्कुल साथ में आप लोग इसी तरीके से आंसर वगैरह लिखते रहिए। और यहां पर जो ये बताया जा रहा है इसमें, तो ये बताया गया है इन्होंने कि यही बताया कि इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो है एक दूसरे के बीच में जो है एक तरीके का जो हार्मनी है सोसाइटी के अंतर्गत, जो टॉलरेंस है वो डेवलप हो सके। आज की आप कंटेम्प्रेरी इशू देखो, बताइए कितना रेलेवेंट है ये टॉपिक आज की डेट में। हमारे यहाँ कितने ज्यादा जो है दंगे वगैरह होते हैं, और इसी धर्म के नाम पर आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा घटनाओं का, लेकिन आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिएगा, है ना, उसको नोटिस करिए। उस तरीके से ये केस स्टडीज होती हैं, इस तरीके के पॉइंट्स को आपको वहां पर कनेक्ट करना है, वही आपको 4th पेपर में जो है फेच कराएगा मार्क्स, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर जब इन्होंने ऐसा काम किया तो इन्होंने यूनिटी के लिए काम किया होगा, क्योंकि टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे अपने क्या किए, दायित्वों का निर्वहन किया वहां पर, है ना, अपना जो है वहां पर क्या दिया, योगदान दिया। उसके अलावा आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य जो ये बताते हैं, तो बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म was not meant to restrict religion within the certain rituals in closed walls of the house। सीधी बात है कि भैया आपके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं। आप इसको कनेक्ट करिए नेशनल मूवमेंट में। अगर भगत सिंह थे तो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, रिवॉल्यूशनरी फेज में थे। गांधी जी थे तो आपके कैसे थे, वो सत्याग्रह की तरफ चल रहे थे। नरमपंथी में ले सकते हैं आप उनको, उस दौर में ले सकते हैं। हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट भी थे, हमारे यहाँ कृषक आंदोलन भी हुए। तो हमारी जो सोच होती है, हम बोल देते नहीं गांधी जी अच्छे थे, वो खराब थे, युवा होते बोले वो अच्छे थे, वो खराब थे। ऐसा नहीं है, सबका साध्य एक ही था कि देश को स्वतंत्र कराना है, रास्ते अलग अलग थे। तो विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों में मतभेद होना बुरी बात होती है। ये चीज आप समझ रहे हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, आपको मेरे काम से अगर कोई असंतुष्टि है तो आप मेरे काम को गलत बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो गलत नहीं होता ना, है ना। इन चीजों को आप समझिएगा, है ना। मैं बिल्कुल एथिक्स के पर्सपेक्टिव में ये चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्युलरिज्म है आपका। तो इन्होंने बोला कि जो बंद दीवारों के अंदर कुछ कर्मकांड है, उनके पालन तक इसको सीमित नहीं करना चाहिए जो आज की डेट में हो रहा है, बल्कि धर्म के जो आपके अनुयायी हैं वो उचित रास्ते पे चलें, सही रास्ते पे चलें, और जो ईश्वर से उचित रास्ते को समझने हेतु वहां पर मार्गदर्शन जो भी प्राप्त करना है, तो वैसे जो है वहां पर साध्य जो है प्राप्त करने के लिए वैसे साधनों का प्रयोग किया जाए। मतलब क्या कि सेक्युलरिज्म वाज नॉट मीन टू रिस्ट्रिक्ट रिलीजन विद इन द सर्टेन रिचुअल्स इन क्लोज वॉल्स ऑफ द हाउस, बट थ्रू रिलीजन द ऑब्जेक्टिव वाज टू गाइड देयर फॉलोअर्स टू फॉलो द प्रॉपर path and understand the proper path from Almighty God. We can say that secularism for Azad was based on principle of wahadate din on the one hand, and on the other hand they disregarded the
priestly class as mediators and opposed the practice of institutionalizing the religion so that Hindu Muslim unity could not disturb। आप बात को समझिएगा, इतने बड़े पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भैया वहादत दीन एक कंसेप्ट है, एक नाम है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। तो उसके सिद्धांत पर जो है इन्होंने मतलब यूनिटी की बात की। और इसके अलावा जैसे पुनर्जागरण में किया जाता था, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि भैया बोलते थे कि मर्डर करके आओ, और जो आपके पादरी वादरी बोलते थे कि भैया आप यहां पर पैसे दे दो और आप जो है मुक्त हो जाओगे, हमारी ईश्वर से डायरेक्टली बात होती थी। उसके बाद क्या होगा, आपका रेनेसा होगा, फिर लोगों में जो है तार्किकता आएगी, रैशनल थिंकिंग्स चालू होंगी, साइंटिफिक जो है आपकी खोजें चालू होंगी, है ना, तो साइंस की बातें होंगी। उसी तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि भैया ये मीडिएटर को हटाओ, है ना, और संस्थागत मत बनाओ, क्योंकि आज जो है सेंटिमेंट से जोड़ के रिलीजन को वोट बैंक जो है क्रिएट किया जाता है। ये लोग, ये आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। कंटेम्प्रेरी में देखिए, वो 1000 साल, 800 साल, 200 साल पुरानी जो आपकी समस्याएं थी, वो आज भी हमारे यहां किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उसके अलावा इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है मनुष्य की, उसको विकसित करने में सबसे बड़ा काम किया जाना चाहिए। उसी को इन्होंने जो है प्रायोरिटी में रखा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पार्ट को दिया, ठीक है ना। और उन्होंने बोला सेक्युलरिज्म के रियल फेज को, रियल स्ट्रक्चर को आप लोग ग्रहण करिए, ठीक है ना। उसमें टॉलरेंस होना चाहिए, उसमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए। ईश्वर तो एक ही है, आपके रास्ते अलग हैं, बस यही इनका फंडा है। उसके बाद आप देखेंगे, यही बता रहे हैं ये यहां पर। उसके बाद जो है इन्होंने ये भी बोला था कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो है आप धर्म को तो पढ़ाइए, जो आपका धर्म है, लेकिन उसके साथ टॉलरेंस भी पढ़ाइए भैया, कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन उसके धर्म की अवहेलना मत करें, उसकी बुराई मत करें, उससे घृणा मत करें। इस तरीके की चीजें इन्होंने यहां पर बताई, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने बोला कि बहुत सारे जो एथिकल पर्सपेक्टिव, जैसे मोरालिटी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी पढ़ाए जाने चाहिए, है ना। और जो इन्होंने ये भी बोला था कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो खासकर जो है ऐसे इश्यूज को जो है वोट बैंक के लिए ना यूज करें, है ना, क्योंकि जो उस तरीके की चीजें होती हैं वो कम्युनल वायलेंस को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि जनरल जो वैल्यूज हैं, नैतिकता है, उसके बारे में भी छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको आप देख जाइएगा, ये यहीं तक था। इसके बाद ये आंसर आप लोग दिखाइएगा लिख के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो पीस एग्रीमेंट है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं पेपर 2 में आप इसको, ठीक है ना। तो रिसेंटली ये वैसे भी रेपिटेशन है, ये पहले भी खबर जो है, न्यूज जो है हम लोगों ने कवर की है, ये आर्टिकल जो है। तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ, आपका साइन किया गया है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जो उनके बीच में मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा था दोनों के बीच में, जो आप देख रहे थे कि विवाद की स्थिति बनी हुई थी इस क्षेत्र को लेकर, है ना। तो दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे कि वहां पर युद्ध हो जाएगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी टेरिटरी में आप देख रहे हैं ना, तो मिसट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है। पहली चीज क्या, मिसट्रस्ट। दूसरी चीज क्या, कि ये मिसट्रस्ट होता है, उसके अलावा जो है एक्सपेंशनरी, जो आपकी एक्सपेंशन की जो आपकी पॉलिसी है देशों की, है ना, दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करना, या पुराना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वहां से जुड़ा हुआ हो, तो वैसी ही जगहों में आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखते हैं ना। चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ये क्षेत्र आपका, ये सोवियत वाले क्षेत्र में आता था, तो यहां पर जो है बाउंड्री वगैरह की समस्या बनी हुई है। तो यहां पर जो है भयंकर जो आपकी लड़ाई चल रही थी, नागोर्नो जो आपका कराबाख जो आपका एरिया है, ठीक है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो वहां पर जो है रशिया ने मीडिएटर का काम किया और वो जो है ये विवाद समाप्त हो गया और वहां पर पीस एग्रीमेंट हुआ है। ये आपका रेफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो नया शांति समझौता, क्या, अब एक बात बताइए, कहीं पर पीस एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा। पहली चीज कि अब दोनों जो है एक दूसरे के बॉर्डर में शांति सुरक्षा बनाए रखेंगे। जो आप इंडो चाइना में पढ़ रहे हैं, मैं ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, आपका जो फ्लेवर है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सेम होता है, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जो समस्या इंडिया और चाइना के बीच में आप देख रहे हैं, उसमें से 2-4 पॉइंट क्या आपके ओवरलैप नहीं होंगे, यहां पर ओवरलैप होंगे कि नहीं होंगे। वही चीज यहां पर है कि दोनों के बीच में जो है दशकों से जो संघर्ष जारी था, वो अब जाके खत्म हुआ। तो भैया वो जो दशकों से जो ये आपका संघर्ष था, वो था क्या, क्यों था, क्योंकि वहां पर रेशियल जो है आपकी एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन वाली जो आपकी पॉलिसी है ना, मतलब रेशियल वहां पर क्या था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो वहां पर रेसेस को लेकर उस क्षेत्र में जो है आपके अतिक्रमण की जो है कोशिशें लगातार की जा रही थी। उसके कारण लोकल लेवल पे वहां पर स्थानिक जो है लड़ाइयां होती रहती थी, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो बताया जा रहा है कि शांति समझौते के अनुसार अब क्या क्या होगा, तो पहली चीज, जो पहले की स्थिति, सामान्य स्थिति थी, उसको बहाल कर देंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये बता रहे हैं कि हाल में ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, संघर्ष बना हुआ था, तो उसके कारण जो आपका खोया हुआ क्षेत्र था,
है ना, अजरबैजान का जो खोया हुआ पार्ट था इसमें, तो 15-20% जो है, जो खोया हुआ पार्ट था वो उसको फिर से वापस प्राप्त हो जाएगा, है ना, तो उसको बेनिफिट हो गया टेरिटरी का। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि इन एडिशन अंडर दिस एग्रीमेंट ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। तो ये तो होगा ही ना, शांति बहाल करेंगे। अभी देखिए भारत चाइना के बीच में जो आपका अभी नहीं हुआ था बॉर्डर में समस्या की बात की, भैया अब बहाल करेंगे, दोनों की सेनाओं को दूर हटाएंगे, वहां पर गश्ती कम करेंगे, वहां पर जो है मतलब है क्या, सारे काम क्यों किया जा रहा है, मिसट्रस्ट को कम करना, ट्रस्ट को बढ़ाना, दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि रशियन जो आपके पीस कीपर से विल बी डिप्लॉयड अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड जो आपका लैचिन कॉरिडोर है, कहां पर, नागोर्नो काराबाख जो आपका एरिया है, ठीक है ना, वहां पर। तो ये फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है ना, वहां पर जो है इनको जो है तैनात किया जाएगा। रूसी जो आपके पीस जो आपके क्या होंगे, वहां पर सैनिक होंगे जो पीस कीपर्स हैं, शांति सैनिक होते हैं। उसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है कि मोर देन 2000 रशियन जो आपके सोल्जर्स हैं विल बी डिप्लॉयड इन द एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो कितने किए जाएंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विच विल बी फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पीस इन दैट एरिया, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा जो वहां पर रिफ्यूजीज हैं, जो इंटरनली वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रिफ्यूजी वाला कन्वेंशन सुनते होंगे आप लोग यूएन का, ठीक है ना, तो रिफ्यूजीज और इंटरनल जो आपका इंटरनली और जो वहां पर क्रॉस बॉर्डर जो भी आपका वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा व्यक्तियों का, है ना, तो एक दूसरे के जो देश के लोग हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा, जैसे कैदी वगैरह हैं जिनको वहां पर रख लिया गया है, ऐसे जो लोग होंगे, तो आपस में शांति बहाली के लिए ये सारे आपके आयाम होते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, देख जाइएगा। रीजन क्या था कॉन्फ्लिक्ट का, तो सीधी बात है कि ये दशकों से चला आ रहा था, ये आपका जो आपका नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है उस पर आधिपत्य को लेके इन दोनों के बीच में कि किसका क्षेत्र भैया हमारा है, उसको लेके इनके बीच में विवाद था। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपका 1990 में जो आपका युद्ध हुआ था, एथनिक वॉर, मैंने बोला ना एथनिक पर्सपेक्टिव, रेशियल आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, ये हर जगह जो है मेन रीजन बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए सेक्युलरिज्म जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, नैतिकता होना बहुत जरूरी है, जो आपका मानवता एक दूसरे के प्रति जो मानव मात्र से जो प्रेम का एक संदर्भ था जो एंशिएंट टाइम में, वो अब बचा नहीं है, उसको वापस से लाना ही पड़ेगा, वरना जो है आप देख ही रहे हैं कि जो समस्याएं कितनी ज्यादा गंभीर दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं, है ना। तो यहां पर 1990s में जो आपका एथनिक वॉर हुआ था ब्रूटल, उसी के जो है आपके उसके कारण जो है यहां पर जो है इस तरीके का जो विद्रोह है, संघर्ष अभी भी बना हुआ है ना, उसके कारण इस क्षेत्र में अभी भी समस्या है। इसके बाद रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉजेस बता रहे हैं, तो पहली चीज तो यहां पर दोनों जो है एक दूसरे के बारे में कमेंट्री कर रहे थे, तो इसमें पहले ध्यान नहीं दिया गया, है ना, तो बहुत लेट वहां पर इनिशिएटिव लिया गया शांति के लिए, क्योंकि दोनों ही जो है एग्रेसिव थे, है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है इट बिगेन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 27 सितंबर व्हेन द बोथ कंट्रीज क्लेम सीरियस डैमेज टू देयर राइवल। तो बोल रहे थे कि भैया एक दूसरे को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि द डिफरेंट थिंग अबाउट द करंट कॉन्फ्लिक्ट इज दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम द टू कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। तो सबसे पहली जो सबसे खतरनाक चीज जो पहली बार यहां पर देखी गई, यहां पर मार्शल लॉ जो है वहां पर घोषणा कर दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब यही है कि जो आपकी मिलिट्री होती है उसका लॉ सारे के सारे राइट्स दे दिए जाते हैं उसको, जिसको चाहे वो वहां पर मार सकती है, शक के बिना पे भी अफ्स्पा वगैरह से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ आर्टिकल 34 में कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आप देखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स हैव स्टेटेड दैट इट स्टार्टेड इन अपोजिशन टू अजरबैजान पॉसिबली टू रिक्लेम सम ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय सेपरेटिस्ट आर्मेनियंस जो थे आपके, है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा वहां पर लोकल राइवलरी भी जो थी वो प्रेजेंट है ना, जो आपकी रीजनल फोर्सेस हैं। उसके अलावा यहां पर इग्नोर किया गया था जो अर्ली जो वार्निंग के जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, जो उसके साइंस थे, उनको अनदेखा भी किया गया था। इसके बाद यहां पर रशिया का साइड क्या है, रशिया ने क्या रोल यहां पर निभाया है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि रशिया का जो रोल यहां पर दिखाई दे रहा है वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, मतलब बोला ये जा रहा है कि समवॉट ओपैक, मतलब अपारदर्शी है, एज इट सप्लाइज आर्म्स टू बोथ कंट्रीज। तो भैया अपना फायदा दे रहा है, देख रहा है दोनों को जो है। यूएसए ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो सुपर पावर बन गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दोनों में जो सबसे बड़ा विश्व में जो हथियारों का आपका निर्यातक था वो कौन था, यूएस था, जो आज का सबसे बड़ा सुपर पावर है। आप बात को समझिए, कैपिटलिस्ट अप्रोच है उनकी, वो वहां पर वही चीज उत्पादित करेंगे जिससे उनको फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना आपके दिमाग में जो है पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, है ना, रैशनल तरीके से कि अच्छा ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रहा है, अच्छा ये आईआर में, इसलिए यहां पर ये लड़ाई हो रही है। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप थे तो ऐसी पॉलिसीज क्यों अपना रहे थे, अब जो बिडेन आए तो करेंगे क्या, क्या रटने की जरूरत है, सिर्फ हमको वॉच करते रहना है उन चीजों को, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों देशों को वो आपका सप्लाई कर रहा था और बोल रहा था एक तरफ शांति व्यवस्था बनाए रखना और एक तरफ दोनों को हथियार दे रहा था। दूसरी चीज आर्मेनिया के साथ आपका मिलिट्री अलायंस में भी आपका सम्मिलित है, कौन, जो रशिया है, तो उसे जो है कलेक्टिव जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे आप नाटो वगैरह देखते हैं, बहुत सारी आप देखते हैं, है ना, यूरोप में, यूएस में, तो
इस तरीके के जो मिलिट्री अलायंस होते हैं, तो बहुत सारे जो देश होते हैं आपस में मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कुल मिला के स्ट्रैटेजी का आपका एक रिलेशन है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है ना। तो उसी के एक डोमेन में ये आपके एक दूसरे के साथ जो है सैन्य गठबंधन में शामिल है। मतलब रशिया आर्मेनिया के साथ जो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो है उसमें शामिल है। तो लास्ट मंथ जब ये बयान दिया गया, रूसी जो आपके राष्ट्रपति हैं, तो उनके जो प्रेस सचिव हैं, उन्होंने बोला था दिमित्री पेस्कोव ने कि दोनों देशों के साथ जो है रूस के क्या है बैलेंस जो है आपके रिलेशन से संतुलित आपके संबंध है। रशिया तो यहां पर न्यूट्रल है, हम तो बेच रहे हैं हथियार, जो होगा होगा, बाकी हम शांति बहाल करा देंगे वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जानने की हम लोगों को जरूरत है ना। प्रीलिम्स में आ सकता है, तो एक बार मैप में देख जाइएगा कि नागोर्नो कराबाख जो आपका रीजन है ये माउंटेनियस रीजन है, आपका पर्वतीय क्षेत्र है। पहली चीज पहाड़ी क्षेत्र है। लोकेटेड कहां पर है, तो साउथ वेस्ट जो आपका पार्ट है अजरबैजान का, है ना। इसका जो स्पैन है, जो इसका विस्तार है अप्रोक्सीमेटली 4400 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये आपका मतलब इस एरिया में देखेंगे तो वेस्ट एशिया वाला, वेस्टर्न एशिया, और जो आपका ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है, तो जब आप देखेंगे तो वहां पर नागोर्नो जो कराबाख है इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहां पर जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अजरबैजान के क्षेत्र के रूप में वहां पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया। बट मोस्ट एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर जो आर्मेनियन आपके अलगाववादी हैं उन्होंने वहां पर अपना नियंत्रण बना रखा है, इसीलिए वहां पर समस्या बनी हुई है। नागोर्नो जो कराबाख है हैज बीन पार्ट ऑफ अजरबैजान रीजन सिंस द टाइम्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो जब तक आपका 90s में आके तो आपका क्या होगा, जो आपका रशिया का, जिसको आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, वो सोवियत संघ का वहां पर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सोवियत यूनियन के टाइम से, बहुत पुराने ऐतिहासिक काल से आप देखेंगे, एंशिएंट टाइम से, तो ये जो है अजरबैजान के जो है क्षेत्र के अंतर्गत ही ये क्षेत्र रखा जाता था, इसलिए वो क्लेम भी करता है। तो व्हेन द सोवियत यूनियन बिगन टू कोलैप्स इन द लेट 1980s, जब शुरू होती है 1980 जो 1978 के बाद आप देखेंगे ना, वहां पर गोरबाचोव लोगों का आपने नाम सुना होगा, तो जो है पॉलिसीज का जो है ना साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है। तो सोशलिस्ट जो आपके वैल्यूज थे, जो सोशलिस्ट आपका सिस्टम था, उस पे से लोगों का जो है वो क्या हो जाता है, वहां से विश्वास उठने लगता है। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे ना, तो वहां पर ऐसा लगा था कि जो कैपिटलिस्ट आपकी अप्रोच है उसकी जगह जो है पूरा वर्ल्ड जो है सोशलिस्ट अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे लेनिन हो, आपके सारी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे, वही चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका चाइना जो है यहाँ पर ग्रो करना यहाँ से चालू करेगा, और रशिया का जो है जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और 90s के बाद इसीलिए बोला जाता है कि अब सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी बची, कैपिटलिस्ट, और यूएस जो है अकेला सुपर पावर बना, तो बाइपोलर जो आपका वर्ल्ड है वो खत्म हो गया। देखिए इन सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि उस टाइम से जो है उसका भाग था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये कोलैप्स हुआ आपका, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ जो यूएसएसआर का, तो जो रीजनल पार्लियामेंट थी आपकी आर्मेनिया की, उसने वोट किया कि जो ट्रांसफर कर दिया जाए ये टेरिटरी, किसको, आर्मेनिया को। बट सोवियत जो आपकी अथॉरिटी थी उसने क्या किया, ऐसी डिमांड को वहां पर टर्न डाउन कर दिया, ठीक है ना। उसके कारण बहुत सालों तक वहां पर संघर्ष बना रहा, किसके किसके बीच में, बिटवीन अजरबैजान की जो आपकी फोर्स थी और आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। और 1994 में फिर रशिया ने एक सीज फायर वहां पर डिक्लेयर किया, बट दैट टाइम एथनिक आर्मेनियंस हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द, मतलब ऑफ दैट रीजन, है ना। मतलब उस रीजन पर जो है वो जो आपके एथनिक आर्मेनियंस थे उन्होंने अपना क्या बना लिया था, वहां पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। तो आप देख जाइएगा ये मैप में बहुत अच्छे से यहां पर बताया गया। और ये जो है पार्ट पूरा वेस्ट एशिया वाला है ना, मेडिटेरेनियन वाला आपका, यूरोप वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है ना, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, खाड़ी देश हो गए आपके, इसको आप हमेशा मैप में देखते रहा करिए, है ना। जब आप लीजर के टाइम पे हो, कुछ कर रहे हो, है ना, तो आप बीच बीच में देखते रहिए मैप को, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखते जाना है उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका ट्रेड से रिलेटेड है, पेपर 3 का पार्ट है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का डोमेन है, हम उसमें देख सकते हैं इसको, और यूएस के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड वगैरह है उस संदर्भ में देख सकते हैं, है ना। तो पेपर 2 पेपर 3 दोनों में पूछा जा सकता है, कुछ नहीं है। ये जीएस पेपर 3 का नॉर्मल सा एक कंसेप्ट है आपका, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ट्रेड विलेज, जो आपके ट्रेड प्रिविलेजेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ट्रेड प्रिविलेज है। कहने का मतलब क्या, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार। तो भैया कुछ ना कुछ जो है वहां पर जो है वरीयता दी जाती होगी, तो कैसी, अगर दो देश के बीच में कि भैया जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसको, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, तो जो एक्सपोर्ट जो ट्रेड वगैरह होता है तो उसमें टैक्स की छूट दी जाती है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने स्क्रैप कर दिया था उस प्रोविजन को। तो अब जो बिडेन आए हैं तो यहां पर जो भारत है वहां पर उस चीज को वापस से लागू करने के लिए जो है प्रेशर जो है बनाने का काम कर सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ट्रेड प्रिविलेज होता क्या है, इसके लागू होने से क्या होगा, तो भैया हमको टैक्स में छूट मिल जाएगी, तो हमारा इनपुट जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारा पैसा बच
जाएगा, पैसा बच जाएगा, तो जो हमारा जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहां पर सुधार होगा, तो जो आय बचेगी उसका उपयोग सरकार किसी और जगह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी और हमारे देश के विकास में करेगी। दैट्स इट। तो यहां पर जो है नॉर्मल सी चीज क्या है कि ये जीएसपी का जो आपका व्यापार विशेषाधिकार था वो जून 2019 में जो आपके डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा जो है उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो अब उसी की बहाली के लिए वहां पर काम किया जा रहा है। अब ये जीएसपी है क्या, तो यूएस का ये आपका एक ट्रेड के अंतर्गत एक प्रोग्राम है, कहने का मतलब व्यापार प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है, आप इसको देख जाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि क्या है ये जीएसपी। तो सीधी बात है कि ये जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम है। इसमें प्रेफरेंशियल सिस्टम जो है एक्सटेंड किया जाता है कहां पर, बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों प्रेफर्ड और बेनिफिशियरी कंट्रीज को, क्यों, ताकि जो है उनको टैक्स वगैरह से छूट दी जा सके, तो जो है वो भी कंपीट कर सके और वो भी लाभ को अर्जित कर सके, तो वो भी विकास कर सके, है ना, जैसे डेवलप कंट्रीज विकास कर रही हैं। तो यहां पर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका व्यापार कार्यक्रम है, याद रखिएगा। और ये डेवलपिंग कंट्रीज को जो है इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट में जो है वहां पर उनके जो है उनको वृद्धि करने के लिए, उनको एनहांसमेंट करने के लिए, प्रमोशन के लिए जो है वो लगभग 129 जो है लाभार्थी देशों के साथ उन्होंने इस तरीके की जो है वो एग्रीमेंट कर रखा है। तो उसमें जो है वहां पर जो है शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति वगैरह दी जाती है ना, कस्टम वगैरह देखते हैं आप लोग, टैक्स वगैरह, तो उस तरीके से वहां पर छूट दी जाती है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जीएसपी की। तो भैया ये जो आपका एक एक्ट था, जो ट्रेड एक्ट है आपका 1974 का, ठीक है ना, 1974 का, उसके तहत 1976 से ये जो है आपकी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी यूएसए के द्वारा। उसमें लिस्टेड कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो है वहां पर छूट वगैरह दी जाती है, करों में छूट मिलती है, नॉर्मल सी चीज है। अंडर दिस सिस्टम डेवलपिंग कंट्रीज गेट मिनिमम ड्यूटी और ड्यूटी फ्री एंट्री इनटू द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस के साथ वहां पर छूट वगैरह दी जाती है, यही जानने की जरूरत है। बाकी जो आर्टिकल में है वो हम देखेंगे कि क्या है, नॉर्मल सी चीजें बताई गई हैं। थ्रू दिस डेवलप्ड कंट्रीज प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्मल सी चीज है। और इसका जो है आपका जो दर्जा जैसे नॉन रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल बोला जाता है, मतलब गैर व्युत्क्रमिक जो है आधार पर जो है इसको दिया जाता है। रेसिप्रोकल नहीं होता, ये नॉन रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और इसके साथ होता क्या है कि जो आपका अमेरिका का जो यूएस का आपका मार्केट है वहां तक डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत की पहुंच, और वहां पर टैरिफ में कमी हो जाती तो कंपटीशन भी कर पाती है हमारी फर्म वहां पर, है ना। तो जो आपका क्या है कि वो जो है आपका जीएसपी के जो मूल सिद्धांतों के क्या है जो आपका विपरीत बोला जाता है उसको, ठीक है। यहां पर नॉर्मल सी चीजें समझिएगा कि जो आपकी प्रायोरिटी ड्यूटी फ्री सिस्टम होता है उसको इंश्योर किया जाता है। अबाउट 30-40% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बेलारूस है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, आइसलैंड है, जापान है, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, है ना, रशिया, आपका रशियन फेडरेशन की पूरी बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड है, टर्की है, यूएसए है। तो ये जो है आपकी जीएसपी प्रायोरिटी कंट्री वाले जो है आपके मतलब जीएसपी को प्राथमिकता देने वाले ये आपके प्रमुख देश हैं, है ना। ये सीधी सी बात है ना। आपको फ्री ट्रेड करना है, आपने एलपीजी जो लागू कर दिया, उसके बाद आपका वैश्विक ग्राम की संकल्पना है, तो ट्रेड की कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो हर जगह कंपटीशन कैसे कर पाएंगे फिर डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनको जो है वहां पर हेल्दी कंपटीशन के लिए जो है उनको इस तरीके का लाभ दिया जाता है, नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर इसके लाभ क्या होते हैं जीएसपी के, तो सीधी बात है कि अंडर दिस रिडक्शन और एग्जम्पशन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स इज प्रोवाइडेड विच मेक दिस प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव, जो मैंने आपको बता दिया, फॉर द इंपोर्टर, बिकॉज इंपोर्टर्स हैव टू पे हायर टैक्सेस व्हेन दे परचेज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है ना, विच डज नॉट मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर देम। सीधी बात है, इनपुट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट रेज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो टैरिफ प्रेफरेंस है वो हेल्प करता है नए जो एक्सपोर्टर्स हैं मार्केट में जब एंट्री करते हैं, है ना, तो उनको भी जो हेल्प करता है, उनको भी प्रमोट करता है वो कि वो आसानी से मार्केट में इंटर कर सकें, और उनको हेल्प करता है कि स्टैब्लिश कर सकें, है ना, तो जो अपनी फर्म वगैरह है। और उसके अलावा ये भी बताते हैं कि वो मार्केट में किस तरीके से जो है अपना जो है पकड़ बना सके, अपने आप को स्थापित कर सके। इंडियन एक्सपोर्टर्स रिसीव an indirect benefit from the benefit to the importer from the low duty rate और duty free entry on specified products, वही चीजें हैं, रेपिटेशन है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आपका मतलब ये भी आपका जो है, देखिए ये आपका साइंस टेक से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। तो जो आपका 30 मीटर टेलीस्कोप है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से जो है हमको मतलब इसको यूज करना है इस इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर क्या किया गया,
क्या किया गया है कि जो आपके भारतीय जो आपके खगोलविद हैं उनके द्वारा 30 मीटर जो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर नोबेल जो आपके पुरस्कार से जो आपके विजित व्यक्ति हैं उनके साथ सहयोग में कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये यहां पर रखा गया है। ठीक है ना। आप 2020 का जो 2020 का जब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार के विनर की बात करेंगे, प्रोफेसर जो आपकी गेज हैं, तो उन्होंने दूरबीन जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो भी मतलब जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो उसमें टेक्निकल जो आपका मतलब जो भी पार्ट है उसमें वहां पर उनके डेवलपमेंट में उन्होंने वहां पर भारतीय खगोलविदों के साथ मिलकर वहां पर अपना जो है रोल प्ले किया है, अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए ये यहां पर रेफरेंस में रखा गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, इसमें नाम वगैरह भी बताया गया है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसमें नैनीताल के जो आपके एरीज के जो आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी, और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के जो आपके निदेशक हैं अन्नपूर्णी जो आपकी सुब्रमण्यम है, उनके जो R&D और अध्ययनों का भी वहां पर उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है इंडिया में, ठीक है। तो बहुत सारे टैलेंट तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, और हम लोग तो वैसे भी फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ क्या, हमारे लिए क्या स्पेशल चीज़ है। हम तो ढर्रे पे चलते हैं ना, बने बनाए, है ना, ठीक है। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसी की ज़्यादा होती है जिसके अंदर जो है आपकी क्या होती है, स्किल्स होती है। जिसके अंदर स्किल नहीं होती ना, वो जो है वो हमेशा सिक्योर ढूंढेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, क्योंकि आप खुद को लेके इनसिक्योर है, इसलिए सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें मेरे से डिफर भी कर सकते हो, मेरा सोचना ये है, ठीक है ना। तो यहाँ 30 मीटर जो टेलीस्कोप है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपकी क्या है, एक आपकी खगोलीय वेधशाला है ना, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, ये याद रखिएगा आप। सबसे पहली चीज तो ये है ना। तो ये जो है आपका एक्सट्रीमली क्या है, लार्ज आपका टेलीस्कोप है, ये आपका 30 मीटर आपका टेलीस्कोप। ये आपका ऑपरेशन में आया सिंस जो आपका 2011 2011 से ऑन आइलैंड जो है आपका कहां पर, हवाई में, जिसको मौना किया बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन करके किनारे रख लीजिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व जो आपकी कंट्रीज हैं 5 हैं, है ना। इसमें कौन कौन सी, कनाडा है, USA है, चाइना है, इंडिया है एंड जापान है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है इस प्रोजेक्ट की $2 बिलियन है, US डॉलर की बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो टेलीस्कोप है विल प्रोवाइड 12 टाइम्स 12 गुना बेहतर रेजोल्यूशन के साथ जो है इसको जो है स्थापित किया गया है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, हब्बल स्पेस जो आपका टेलीस्कोप था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था क्वेश्चन, अब ये आपका पूछा जाएगा आने वाले टाइम पे, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। TMT जो है वो डिजाइन किया गया है फॉर मिड इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशंस के लिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि इसमें एडेप्टिव ऑप्टिक्स है ना, उसको यूज किया गया है, जो हेल्प करेंगे आपके करेक्टिंग द ब्लर्ड इमेजेस। तो जो ब्लर हो जाती है ना जो आपकी इमेजेस, उसको भी क्लियरिटी से देखा जा सकेगा। उसके अलावा इसमें भारत की भूमिका की बात बताई जा रही है। तो देखिए इंडिया ने यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहां से जो अगर R&D की चीजें अगर यहां से ली जा रही है तो सबसे बड़ा इनपुट तो वही है। तो इंडिया इज वन ऑफ द 5 कंट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। इंडिया का जो आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन में $200 जो है, मिलियन डॉलर जो है आपके $200 मिलियन जो है वो दिए गए हैं, है ना। 200 तो बहुत कम हो जाता है, 200 मिलियन जो आपका डॉलर है वो वहां पर क्या किया गया है, दिया गया, विच इज अबाउट 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम। अच्छा एक बात है कि बहुत जल्दी यहां पर चीजें बताना होता है, आप लोग को टाइम कम होता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं, और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, है ना, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते मुंह से गलत चीजें निकल जाती है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी समस्याएं हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो टेलीस्कोप है ये प्रपोज किया गया था, बाय दिस प्रोजेक्ट विल रिक्वायर about 492 polished mirrors of which India has to manufacture the around 83 mirrors। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। अब इसकी हेल्प क्या होगी, तो भैया विद द हेल्प ऑफ TMT साइंटिस्ट जो हो जाएंगे अब एबल हो जाएंगे, किस लिए, डिस्कवर हाउ टू कंटिन्यू साइंटिफिक रिसर्च इन द नियर फ्यूचर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो आकाशगंगा से संदर्भित जो आपके वहां पर R&D वगैरह होती है ना, जो आकाशगंगा के केंद्र में जो आपका सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि जो आपका मतलब ब्लैक मैटर होता है वो क्या होता है, वो सब चीजें जो है उसी संदर्भ में ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर को समझने में जो है ये साइंटिस्ट को हेल्प करेगा। उसके अलावा फिर अगर इस तरीके से हेल्प करेगा तो जो भी आपके अननोन प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो आपके अदर जो आपके हेवनली बॉडीज हैं, जो सौर मंडल हैं ऐसा समझिए आप, है ना। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो अन्य आपकी बॉडीज हैं उनके बारे में भी खोज करने में हेल्प करेगा, और भी जो आपके स्टार्स हैं प्लैनेट्स के नियर जो आपके पाए जाते हैं तो उनके बारे में खोज करने में ये हेल्प करेगा। तो कहां पर, जैसे मंगल में जीवन की उपस्थिति, तो कहीं और किया, जुपिटर में बात की, जूनो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो उस तरीके से ये भी हेल्प करेगा। उस तरीके के मिशंस में आप वैसे जो है इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां बताया जा रहा है कि यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल स्टेज ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन, दैट इज हाउ अवर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो जैसे आप लोग और भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत बिग बैंग पढ़ते हैं, है ना, तो ये सब जो थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो उस तरीके से किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, विकास हुआ है, तो उसमें भी ये जो है हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप, है ना, फैक्चुअल जानकारी है, एक बार जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना वायरस से रिलेटेड हेल्थ वाला पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में रख सकते हैं। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन मिंक, ये बताया जा रहा है कि डेनमार्क में जो है, डेनमार्क इज प्लानिंग टू किल 17 मिलियन माइस ऑन 1 मिलियन एंड 7 मिलियन जो लिखा गया है, ठीक है ना, 17 जो आपके मिलियन है, ओवर चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन फाउंड इन एनिमल्स। तो भैया अब ये देखा जा रहा है कि एनिमल्स में भी पाया जा रहा है, तो वहां पर जो है आपका इतने जो 17 मिलियन चूहों को जो है मारने की योजना बना रहा है। तो ये नहीं रटना है कितने चूहे हैं, कौन मार रहा है, ये देखना है कि ये जो ट्रांसमिशन जो है इसका वो इस तरीके से भी हो सकता है, वो भी जो आपके एक कैरियर के रूप में काम कर सकते हैं, है ना, वेक्टर के रूप में। तो डेनमार्क में जो आपका मिंक फार्म है उससे जुड़े जो आपके सार्स, ये देखिए कोरोना जो वायरस है सार्स ग्रुप का है, ये आप लोगों को पता होगा। तो सार्स कोव 2 जो है वेरिएंट का जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, मनुष्यों में फैल रहा है, तो उसके कारण जो है वहां पर उन चूहों को मारा जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर फैक्चुअल जानकारी जो है केवल हमको वो देखना है ना, कि क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो म्यूटेटेड फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो जो आपकी डेनिश वेटरनरी है ना, तो और जो आपका फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने बताया है, उसके अनुसार जो बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन ऑफ SARS-CoV-2 जो है वो डिटेक्ट किया गया मिंक फार्म में जून 2020 में, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर ट्रांसमिशन देखा गया वायरस का बिटवीन अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो कहने का मतलब वहां एनिमल्स से ह्यूमंस में भी हो रहा है ना, जो आपका संक्रमण है उसके इन्फेक्शन जो है वो आपका मतलब क्या हो रहा है, वहां से कम्युनिकेट हो रहा है। उसके अलावा जो है ह्यूमंस के साथ साथ जो है पशुओं में एक दूसरे में तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो सो फार मोर देन 207 एनिमल फार्म्स हैव बीन इन्फेक्टेड इन द कंट्री। उसके बाद आप देखेंगे WHO ने जो बताया है आपका कि जो इसकी जो सेवेरिटी बताई है क्लिनिकल नेसेसिटी की एंड ट्रांसमिशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2 वायरस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर वायरसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द कन्वेंशनल SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है ना। तो उसी के तरीके से समान है वो आपका, ठीक है ना। तो ये जो है आपका गंभीर जो आपकी समस्या के रूप में जो है बताया गया है, WHO के बारे में ने भी जो इसके बारे में बताया, बोला है कि ये गंभीर समस्या के रूप में उभर सकता है। उसके अलावा जो वेरिएंट है आपका SARS-CoV-2 वायरस का, इसको जाना जाता है क्लस्टर 5 वेरिएंट के नाम से, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके किनारे लिख लीजिएगा इसको। और उसके अलावा ये जो सिम्टम्स हैं आपके SARS-CoV-2 वायरस के हैज नॉट बीन ऑब्जर्व बिफोर, तो भैया होने के पहले जो है ये लेक्चर जो है इसके पहले जो कभी पाया ही नहीं गया, है ना। तो ये भी आपके लिए नए हैं। अब नए वायरस जो है आपके अटैक देखे जा रहे हैं प्रकृति में, आप देखिए पहले मूवीज में दिखाता था, अब हम लोग उस चीज को फील कर रहे हैं, सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये क्या हो रहा है ना, इस चीज को सोचने की जरूरत है। इसके बाद ये जो म्यूटेशन है आपका कोरोना वायरस में जो है म्यूटेशन क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि मीन्स अ चेंज इन द जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ द वायरस। तो उसमें जेनेटिकल जो आपका क्या हो जाता है एलिमेंट्स में, वहां पर वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है। ड्यू टू म्यूटेशन इन द वायरस देयर फॉर्म चेंज वेरी ऑफन एंड इट बिकम्स अ वेरी सीरियस चैलेंज टू डेवलप एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर वायरस प्रिवेंशन। देखिए सीधी बात है, वायरस करता क्या है, वायरस अपनी प्रतिलिपि बनाता है ना, कॉपी बना देता है एक तरीके से, वैसे समझिए म्यूटेशन जो है वैसे लेके चलिए आप लोग, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो है और भी गंभीर समस्या के रूप में जो है वो चुनौती बन सकता है कि अभी तो टीका बन नहीं पा रहा है और ऊपर से जो है नए जो आपके और भी वायरस के अटैक्स देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। ओनली वन ऑफ द म्यूटेशन प्रेजेंट इन देम इज सच दैट देयर इज अ हिंट ऑफ वाइड स्प्रेड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ दिस वायरस। तो भैया इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जब तक आप बनाओगे तब तक वो और डेवलप हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो पुरानी वाली जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। तो आप समझो कितना चैलेंजिंग है ये पार्ट, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट D614G, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने जो इसका नाम है वो D जो है 614G नाम इसका दिया है, इसको मतलब नोट डाउन करके आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद जो आगे बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कॉन्सर्न क्या है इस मतलब वायरस से लेके जो SARS-CoV-2 वायरस है। तो सीधी बात है कि यहां पर अभी एग्जैक्ट सिम्टम्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है ना, जो ये आपका वेरिएंट है। तो जब तक आपका डेटा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं किस कारण से हो रहा, तो आप बचाव कैसे करोगे? पहली चीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिस चीज के बारे में हम वहां पर कुछ मतलब एजम्पशन है, कंक्लूजन में तो पहुंच ही नहीं सकते। तो किसी तरीके से जो है उससे निपटने के लिए हम क्या प्रावधान अपना सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंटिव तो मेजर्स लिए ही नहीं जा सकते, है ना। तो मतलब अब पर्सनल अलग है, सैनिटेशन मतलब सैनिटाइज करके रखे, हाथ से स्वच्छता का पालन करें, एक दूसरे
दूसरे को टच ना करे, वो अलग चीज है, पर नॉर्मल वे में सोच के देखिएगा, ठीक है ना। तो अ स्लाइट डिक्रीज इन एंटीबॉडी सेंसिटिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन वन ऑफ द 12 ह्यूमंस इन्फेक्टेड विद दिस SARS-CoV-2 वायरस व्हिच इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो भैया ये जो है आपका चिंता का विषय है, इसमें जो एंटीबॉडी की संवेदनशीलता जो होती है उसमें जो है मामूली कमी भी देखी गई है, जो 12 आपके यहां पर इन्फेक्टेड लोग थे उनके अंतर्गत उनकी बॉडी में, है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये जो वायरस है आपका हैव बिकम द मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज फ्यूचर वैक्सीन मे बी इफेक्टिव अगेंस्ट द पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द वायरस व्हिच इज व्हाई दिस वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस इज रिपोर्टेड टू बी हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। सीधी बात है, पब्लिक हेल्थ के लिए तो ये हानिकारक होगा ही। दूसरी चीज ये है कि ये आपका जो विशेष संस्करण, जो अभी तो टीके की बात हो ही रही है वैक्सीन की, और इस तरीके की समस्याएं होंगी तो वो जो है आपकी और समस्या बढ़ सकती है। पता चला वो वैक्सीन आपकी रेलेवेंट ही नहीं रहेगी, है ना। इस तरीके के कॉन्सर्न वहां पर देखे जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। जब भी दिल्ली में ठंडी आती है ये सब आपको रिवीजन करने का एक मौका मिल जाता है ना। हर साल जो है जब ठंड आती, पॉल्यूशन आता है तो सफर इंडेक्स पढ़ लो, ग्रेडेड रिस्पांस, तो बहाना ढूंढना चाहिए हमको टॉपिक रिवाइज करने का। पूरा पढ़ जाइए एक बार, है ना, कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या प्रावधान किया गया, स्टॉकहोम से लेके अभी तक सब रिवाइज कर जाइए एक बार में। तो यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पांस जो आपका एक्शन प्लान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आपका क्या है। तो एयर क्वालिटी सिचुएशन जो आपकी दिल्ली में है, नोएडा में है, वो आपकी बहुत ही सीवर कैटेगरी में आ गई है ना। लगातार अभी 6वां दिन देखा जा रहा है, ये तो शुरुआत है, देखा ही जाता है हर साल, विच हैज बिकम अ डेंजर इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है। इन व्यू ऑफ दिस द एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो अथॉरिटी है उसने रिसेंटली डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। जो आपकी पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, मतलब जो आपका दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, और जो आपका कौन सा, ये जो आपका राजस्थान और हरियाणा वाला पार्ट है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वो जो पार्ट है वहां पर जो है अब प्रिवेंटिव मेजर तो ले चुके जो लेना था, तो समस्या और ना बढ़ जाए, इसलिए जो है ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत जो है अब और स्पीडी तरीके से वहां पर इंप्लीमेंटेशन को देखना है, ठीक है ना। तो बताया गया है कि इंप्लीमेंट करें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अंडर द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो भैया ये प्लान क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है हमको। तो ये जो है आपका जो ये प्लान है 2016 में 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी इसको लागू करने के लिए। ये आपका इमरजेंसी मेजर है, जब बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है एयर पॉल्यूशन की तब इसको लागू किया जाता है, ऐसे समझिएगा आप। जब आपकी एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वृहद रूप से जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, मतलब अप्रूव किया था 2016 में। ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया होगा, हाँ बताइए। तो बाय द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो आपकी अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है इसको क्या किया गया, मतलब तैयार किया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो प्लान है आपका, इसके अंतर्गत 4 कैटेगरीज के अंतर्गत मेजरमेंट किया जाता है जिसको अडॉप्ट किया जाता है। व्हेन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑकर्स एंड इफ द एयर क्वालिटी गोज फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर लिस्टेड मेजर्स आर फॉलोड। तो भैया कहां पर खराब है, कहां कम खराब है, इस तरीके का कैटेगराइजेशन वहां पर किया जाता है और फिर उसके अलावा वहां पर उपाय वगैरह अपनाए जाते हैं। तो प्लान का ओवरव्यू बताया जा रहा है यहां पर कि जो आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंप्लीमेंट द ग्राफ, जो आपका ग्रेडेड रिस्पांस जो आपका क्या है प्लान है, जो आपका एक्शन प्लान है, ठीक है ना। और ये जो आपका प्लान है उसके अंतर्गत जो है बात किया जाता है रिक्वायर्स एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग 13 डिफरेंट एजेंसीज इन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जो आपका एनसीआर रीजन है। इट इज नेगोशिएटेड विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन बिफोर इंप्लीमेंटिंग इट। आफ्टर दिस डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग टेकिंग एक्शन इन वेरियस सिटीज। नॉर्मल सी चीजें देख लीजिएगा, इसमें जो है सारी कहानी लिखी गई है। अब यहां पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। याद रखिएगा इसमें जो 2-4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडेड रिस्पांस जो आपका एक्शन प्लान है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज, जब इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पर इसको जो है लागू किया जाता है। 2016 में जो है इस प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। अब ये किसने जो है प्रिपेयर किया था, तो पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने इसको तैयार किया था, है ना, जो प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए है। उसके अलावा ये केवल जो है आपके इमरजेंसी टाइम पे ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें जो वायु की गुणवत्ता है, तो गुणवत्ता जो क्वालिटी की बात किया जाता है तो बोला जाता है कहां पर खराब है, कहां पर बहुत खराब है, तो उस तरीके की लिस्टिंग करके यहां पर पालन किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो आपके इस क्षेत्र के लोग हैं, उनको वहां पर शामिल किया जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, R&D की जाती है कि किस तरीके से कौन से यहां पर जो मतलब किस तरीके के आपके यहां पर एक्शन लिए जाए कि जो एयर क्वालिटी है उसको बचाए रखा जा सके और उसकी गुणवत्ता को ठीक किया जा सके। दैट्स इट, इतना ही है यहां पर। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, उसकी स्थापना जो है इस साल अक्टूबर में जो एनसीआर रीजन है और जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए जो है जो एक अध्यादेश लाया गया था 2020 का, उसके तहत स्थापना की गई है ना। दिल्ली में जो रेगुलर अपन ने न्यूज कवर किया है, अभी वहां के सीएम ने जो है एक वहां पर पराली से संदर्भित भी इनिशिएटिव लिया है ना। तो इट विल रिक्वायर बॉडीज लाइक द सीपीसीबी जो आपका वाटर पोल्यूशन जो कंट्रोल जो आपका क्या है एक्ट आया था 1974 का, उसी के थ्रू बनाया गया था क्या, है ना। क्रॉस चेक करके बताइएगा इसको कि किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो सीपीसीबी और जो आपका स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का, है ना, वो इसमें जो है मतलब इसका अधिग्रहण करेंगे और ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उसके लिए ये स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस भी देंगे और उनको जो है वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये काम करेगा, इसीलिए बनाया गया होगा। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल जो आपकी अथॉरिटी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो आपका अम्ब्रेला स्कीम है, देखिए 74 में आपका क्या आएगा, वाटर पॉल्यूशन जो आपका कंट्रोल वाला जो आपका एक्ट है। 80s और 81 में आप देखेंगे तो एयर से रिलेटेड आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो है एक अम्ब्रेला आपका जो एक्ट बना दिया जाएगा जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो उसी के तहत इसको स्थापित किया गया है। उसके अलावा इट इज अ सुप्रीम बॉडी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड टू टेक मेजर्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन एनसीआर रीजन। बाकी यहां पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो आपका किससे रिलेटेड है, एमसीक्यू से रिलेटेड है यहां पर। और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं एससीओ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ये, और उसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द 20th एससीओ समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। बिल्कुल ठीक है, ये कहां पर हो रहा है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसके मेंबर कंट्रीज कौन है, इसको तुरंत हमको जैसे ही बहाना मिले हमको इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर होने चाहिए हमारे, है ना, पेपर वाइज, ठीक है ना। A4 साइज के पेपर में लिखिए, बगल बगल में जगह छोड़ दीजिए, बीच में पॉइंट्स लिखिए ताकि ऐड ऑन कर सके हम उसमें, ठीक है ना। तो वही जो है आपके पन्ने आप लेके जाएंगे जब भी एग्जाम देने जाएंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, बुक से बार बार रिवीजन नहीं होता। इसके बाद जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि ये आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है whose creation was announced in 1998 by leaders of 6 nations, ठीक है ना। इंडिया और पाकिस्तान की आपकी जो है मेंबरशिप के संदर्भ में भी आपके न्यूज में था, ठीक है ना। आप लोग KKTTU सुनते होंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाला एरिया तो वहां से है ना। जो आपके 4 कंट्रीज है, कौन कौन से देख के बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है whose creation was announced in 1998 by leaders of 6 nations, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि इसकी 20th जो आपकी मतलब देखिए यहां पर जो 1998 लिखा है ना, ये जो आपका ईयर गलत लिख गया है, ठीक है ना, मैंने जल्दीबाजी में देखा नहीं, 1998 नहीं है, ये 2001 है। तो इसमें 2001 है। और एक बात ये है कि इसमें लास्ट एक कंट्री शामिल हुई थी, उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1998 नहीं है, 2001 है, इसलिए जो है सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सब सही लिखा हुआ है आपका, सिर्फ जो है इसका ईयर गलत लिखा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। तीसरा ये कि इसकी जो 20th समिट है विल अडॉप्ट द मॉस्को डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेटमेंट विल बी इशूड ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, डिजिटल इकोनॉमी, कोविड-19 एटसेट्रा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा गलत है, ईयर 2001 है, इसलिए इसका आंसर आपका 1 and 3 ओनली बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के उपलक्ष्य में, मतलब जो मनाया जाता है उसके संदर्भ में यहां पर रखा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि पब्लिक सर्विस जो आपका ब्रॉडकास्टिंग डे है 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जो आपका 12th नवंबर है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी दिन से मनाने का जो निर्णय भी लिया गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू रिमेंबर महात्मा गांधी फर्स्ट एंड ओनली विजिट टू ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो एट रेडियो जो आपका स्टूडियो है एट दिल्ली। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है, दूसरा भी। तीसरा ये कि 12th नवंबर वाज अनाउंस्ड एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इन 1998। तो कहां भैया, पोखरण चल रहा था, ये तो 2020 का। तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, पहले दोनों जो है आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये आइडिया जो दिया है जिस व्यक्ति ने, सुहास करके नाम है, वो एक बार नाम देख जाइएगा, मतलब पीसीएस एग्जाम में पूछ सकते हैं, बाकी यूपीएससी तो नहीं पूछेगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली 1 and 2 बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। आप लोग लगातार आंसर राइटिंग जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं क्या बोलूं, इंटरनली सेटिस्फेक्शन, मैं इतना खुश होता हूं आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, आप मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है, और मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो चीजें एजुकेशन में इंक्लूजन, जो चीजें मतलब दिल्ली जाके लोग नहीं ले पा रहे, उससे अच्छी गुणवत्ता आपको घर बैठे मिल सके। तो उस चीज को आप लोग प्लीज जो है कंटिन्यू बनाए रखिए। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।